हेलो एवरीवन। एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी 4th यूनिट चल रही है, उसका चैप्टर जो हमारे सामने है भारत और वैश्वीकरण। इससे पहले हमने 2 चैप्टर चेक कर चुके हैं। हम इसका अगला चैप्टर हमारा है भारत और वैश्वीकरण। ये यूनिट हमारी है 4th यूनिट का चैप्टर है हमारा। इसमें भारत और वैश्वीकरण, सबसे पहले हमने देखना है वैश्वीकरण। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो हमने स्थिति देखी, पूरे विश्व की एक एकीकृत की स्थिति देखी, यानी कि पूरा विश्व एक गांव की तरह नजर आ रहा है कि पूरे किसी भी देश के एक कोने में कोई सामान्य सी घटना होती है, वो पूरे विश्व में तुरंत पहुंच जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है आज एक गांव की तरह नजर आ रहा है। किसकी तरह? एक गांव की तरह नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक गांव सा लगता है हमें। तो ये हमारा वैश्वीकरण है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में हम सबसे पहले लेते हैं गैट। ये एक व्यापारिक संगठन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये हमने इसमें लिखना है। इसका पूरा हमें नाम याद रखना है इसका। ये हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि गैट का पूरा नाम क्या है। बाद में ये WTO के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सबसे पहले क्या देखना है? वैश्वीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है कि जब शीत युद्ध का दौर चला, 1939 में हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उसके बाद 45 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ। 45 के बाद पूरा विश्व जो था 2 गुटों में बट गया था। एक तो पूंजीवादी गुट था और दूसरा साम्यवादी गुट। कौन कौन से गुट? पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी। हमें पता होना चाहिए पूंजीवादी गुट का जो था, यानी एक तरह से व्यक्तिवादी, एक निजीकरण वाली संस्था का हिमायती जिसको हम कह सकते हैं, इसका समर्थक जो था, या इसका आगे का जो देश था जो इसकी अगुवाई कर रहा था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद साम्यवादी जो व्यवस्था थी, इसका जो था सोवियत रूस था, सोवियत संघ कह सकते हैं इसको हम। बाद में इसको रूस इसका ही एक देश था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व में शीत युद्ध जो था इन 2 विचारधाराओं के मध्य में स्टार्ट हो गया और इन दोनों के विचारधाराओं का टकराव शुरू हो गया और जो पूरा विश्व था 2 गुटों में बट गया, हमें लगा। उसके बाद 1991 में जैसे हमें पता है कि सोवियत रूस का विघटन हो गया और पूरा ये जो शीत युद्ध था समाप्त हो गया। अब वर्ल्ड पावर सिर्फ एक रह गई, क्योंकि ये पावर दोनों ही बराबर थी, दोनों ही अच्छे थे, पावरफुल थे। और इसके बाद ये जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वर्ल्ड पावर में आ गया और एक जो व्यवस्था थी पूंजीवादी व्यवस्था, उसका उन्होंने प्रचार शुरू किया। पहले से ही था सीटो सेंटो जो आदि इन्होंने संस्थाएं भी बना रखी थी। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि यहीं से हमें लगता है कि पूरे विश्व आपस में जुड़ाव शुरू हो गया था। आगे हम इसका जो अगला पॉइंट हमारा है वैश्वीकरण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव, अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव, यानी कि पूरे विश्व का सभी देशों का आपस में जुड़ना। और ये किसके आधार पर हुआ? व्यापार के आधार पर, व्यापार के कारण हुआ। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, विचारों का आदान प्रदान करना, अपने व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे देश को दिखाना। तो ये सारा हमारा जो था, इससे हमें क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव हुआ, विश्व का जुड़ाव हुआ और एक तरह से वैश्वीकरण ने अपना जन्म लिया। तो व्यापार के माध्यम से, विचारों के माध्यम से विश्व के एक दूसरे देश आपस में
जुड़ते चले गए। एक तरह से हमें समझ में आ गया वैश्वीकरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, पूरे विश्व का आपस में जुड़ जाना, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी तरीके से वो आर्थिक रूप से हो, जुड़ जाना। किनका? विश्व के सभी राष्ट्रों का आपस में जुड़ाव क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। यानी कि विश्व का एक तरह से हम कह सकते हैं एकीकरण। तो वैश्वीकरण हो गया। अब अगला जो हमारा विचार है वैश्वीकरण के कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि वैश्वीकरण का कारण क्या रीजन रहे जिससे पूरा विश्व का एकीकरण हो गया, पूरा विश्व एक दूसरे देश पे इफेक्ट डालने लगे, यानी कि तो इसके क्या क्या कारण थे? सबसे पहले हम ले सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रौद्योगिकी। हमें प्राचीन इतिहास से देखते हैं कि हमारे देश के भी जो हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि व्यापारी थे जो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां से मुद्रा लेके आते थे, अपना सामान बेच के आते थे, यानी कि व्यापार। आज ये व्यापार जो है बड़ा प्रौद्योगिकी रूप में आ गया है, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया। बड़े बड़े उद्योग हैं जो एक देश से दूसरे देश में लगाए जाते हैं, एक दूसरे देश की टेक्निक ली जाती है। तो प्रौद्योगिकी ने सबसे ज्यादा वैश्वीकरण को प्रभावित किया, और इसकी जो वैश्वीकरण का कारण था, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था, वो था प्रौद्योगिकी। इसी के कारण पूरा विश्व अपने एकीकरण की स्थिति में आ गया। दूसरा जो था संचार क्रांति। संचार क्रांति हम जानते हैं कि इंटरनेट है, ईमेल है, जीमेल है, ये सारे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं आज जो हम देखते हैं, सूचना की क्रांति जो है, इसके माध्यम से भी पूरा विश्व क्या हो गया? जुड़ गया। हम पता लगा नेट के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे कर किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, उससे अपने बता सकते हैं, उसके हम पूछ सकते हैं। तो ये क्या है? संचार की क्रांति। और संचार की क्रांति के द्वारा भी विश्व का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। अगला पूंजी। पूंजी यानी कि करेंसी। करेंसी का एक देश से दूसरे देश में जाना, तो भी क्या हो गया? एकीकरण हो गया। आज हम देखते हैं डॉलर का, यूरो जो है, जो भी करेंसी दूसरे देशों की है, रूबल वगैरह है, जो हम अपने देश में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश में व्यक्ति कमाने के लिए जाता है, वहां से जो करेंसी आती है, यहाँ आरबीआई अपने पास उसको जमा करता है और भारतीय रुपये कन्वर्ट उसको करके देता है। तो विश्व की सभी जो पूंजी है वो एक दूसरे देश में पहुंचना, ये भी वैश्वीकरण का एक कारण बन गया। अगला, लोगों के विश्व के अन्य भागों में जाना। हमें पता है कि आज भारत के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो तो उनको विदेशों से पैकेज मिलते हैं और वो विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। वैसे भी बहुत सारे लेबर टाइप में भी कमाने के लिए जाते हैं, और वो जब जाते हैं तो इसके आधार पर भी एक दूसरे देश को वीज़ा मिलता है, लोगों को वीज़ा दिया जाता है। तो इससे भी क्या हुआ? विश्व का एकीकरण हुआ। तो ये इसके बाद हम देखते हैं विश्व के एक हिस्से की घटना पूरे विश्व में फैलना। ये हमें पता है कि संचार क्रांति के माध्यम से किसी भी देश की कोई घटना होती है वो पूरे विश्व में फैल जाती है। आज भारत में जो हमें देखते हैं ग्लोबल पैंडेमिक जो ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये कोरोना की बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा फैल गई, तो इससे भी पूरे विश्व में इसको प्रभावित किया और पूरा विश्व इससे वाकिफ हो गया कि भारत में थोड़ी सी ज़्यादा ही ये बीमारी फैल चुकी है। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट जो है हमारा वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। हमने कारण देख लिए कि कारण में हमने देखा कि प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, पूंजी, लोगों का विभिन्न हिस्सों में जाना, किसी भी घटना का सामान्य होना, तो ये सारे हमारे वैश्वीकरण के कारण थे। इन सब घटनाओं के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। अगला जो हमारा पॉइंट है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, क्योंकि हमें पता है किसी भी स्थिति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसी प्रकार जो वैश्वीकरण ने अपना प्रभाव छोड़ा किस पर? राजनीति पर। तो राजनीति पर प्रभाव उसने क्या छोड़ा कि राजनीति से जो हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की अवधारणा का उदय हुआ। कोई भी पहले इतनी राष्ट्रीय भावना लोगों में नहीं थी, अपने देश के प्रति इतनी देशभक्ति की भावना नहीं थी, सभी सामान्य स्थिति में थे। लेकिन आज जो राज्य हैं वो अपने आप को राज्य न मान करके एक राष्ट्र मानते हैं। राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीयता क्या है? एक भावना है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है। तो जो राज्य है यानी कि देश जो है वो अपने आप को आजकल एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं और वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव यही पड़ा। उसके बाद आता है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की स्थापना। हमें पता है कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। कैसी अवधारणा का? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि व्यक्ति के हर मुद्दे पर
क्या करना, असर डालना, प्रभाव डालना, अपना कार्य करना। यानी कि राज्य को कहते हैं कि न्यूनतम कार्य करने चाहिए। प्लेटो ने भी कहा है कि एक पुलिस कार्य करना चाहिए, नहीं कि उसको एक व्यक्ति के निजी जीवन में दखलंदाजी करनी चाहिए। लेकिन कल्याणकारी राज्य से क्या होगा, कल्याणकारी राज्य से व्यक्ति के कल्याण की भावना का विचार जो राज्य के पास आएगा, इस आधार पर वो व्यक्ति के निजी जीवन में ज्यादा दखलंदाजी करेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि लोगों को लगा कि उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव राज्य का आ चुका है, तो ये कम होना चाहिए, और इसी के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का जो है अंत हुआ। और अब जो आया है न्यूनतम हस्तक्षेप कर राज्य की भावना का उदय हुआ है कि कम से कम राज्य की हस्तक्षेप होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। अगला जो है नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। तो हमें पता है कि आज जो है हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए क्या है, सचेत है। अगर ना भी है तो मानव अधिकार आयोग जो है वो उसमें दखल देता है और लोगों के अधिकारों की अनुपालना करवाने की पुरजोर कोशिश करता है। तो नागरिकों को जीवन स्तर को जो ऊंचा उठाना होता है, ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। विश्व का जो एकीकरण हो गया है, विश्व की जो घटनाएं विश्व के एक दूसरे देश में फैलती हैं, उनके कारण सभी नागरिकों को जीवन स्तर में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम 1947 से पहले स्वतंत्र नहीं थे तो हमें नहीं पता था हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। लेकिन जैसे ब्रिटिश सरकार ने हम पर उपनिवेशीकरण थोपा और हमारा शोषण शुरू किया, तो हमने भी विभिन्न देशों को देखा और उनके वहाँ की राज्य व्यवस्थाओं को देखा, राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा, और उसके माध्यम से हमें पता चला कि लोगों को वो अपने मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ से लोगों के जो जीवन स्तर में है वो सुधार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उपनिवेशीकरण का अंत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें पता उपनिवेशीकरण क्या होता है। उपनिवेशीकरण सबको पता है, किसी भी देश में जाकर के अपना उपनिवेश बना लेना, निवेश बना लेना, वो क्या कहलाएगा, उपनिवेशीकरण कहलाएगा। 1947 से हम भी तो किसके उपनिवेशीकरण में जी रहे थे, ब्रिटेन के उपनिवेशीकरण में जी रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो इसका क्या हो गया, अंत हो गया। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण, और विभिन्न देश अपने आप को स्वतंत्र करने में कामयाब हो गए। अगला जो है प्रजातंत्र एवं नागरिकों के अधिकार। हमें नहीं पता था प्रजातंत्र क्या होता है, क्योंकि हमने इतिहास में हमेशा राजतंत्र देखा। राजतंत्र के बाद तानाशाही देखी हमने अंग्रेजों की, विभिन्न देश के जो हमारे आक्रमणकारी आए उनकी। तो हमने ये तानाशाही देखी या राजतंत्र देखा, लेकिन हमें प्रजातंत्र का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे हम अपनी स्थिति में आए, हमें राजनीतिक जागरूकता मिली वैश्वीकरण के कारण, तो हमें पता चला कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र सबको पता ही है, प्रजातंत्र यानी कि जनता का तंत्र, यानी कि हमें अब्राहम लिंकन की सबको याद होगी कोटेशन, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो इसके साथ साथ नागरिकों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखा। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रजातंत्र के साथ साथ नागरिकों को अधिकार मिले, उनके कर्तव्य मिले, उनको नीति निर्देशक तत्व मिले, और ये सब किस कारण से मिले, वैश्वीकरण के कारण। और इसका कैसा प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। अगला जो था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्यायालयों जैसी कानूनी संस्थाओं का सृजन। यानी कि हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमें पता है ना कहाँ है, हेग में है। और इसमें क्या होगा, विभिन्न देश आपस में जब लड़ते हैं तो उनका वो सॉल्यूशन वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय निकालता है। इस जैसी संस्थाएं अनेक हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा तो मानव अधिकार आयोग आ जाएगा आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मानव अधिकार आयोग है। और इस आधार पर वो जो अपराध होते हैं किसी भी देश में, तो वो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और उसका सॉल्यूशन निकालने का पूरा कार्य किया जा सकता है। तो ये हमारे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव थे। इसके साथ हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा जो प्रभाव पटका गिराया, यानी कि वैश्वीकरण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो अर्थ पे पड़ा। हमें पता है इसकी नींव ही किस पर थी, प्रौद्योगिकी पे थी। यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास से ही, यानी कि आर्थिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करने के विकास से लोग एक दूसरे देश में जाकर के क्या करते हैं, उद्योग लगाते हैं, व्यापार करते हैं, और इससे एक दूसरा देश आपस में जुड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका वैश्वीकरण का। इसमें देखते हैं हम प्रत्येक देश विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया। प्रत्येक देश ने अपने देश के दरवाजे विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए कि तुम यहाँ आओ, हमारे यहाँ कंपनी लगाओ, उद्योग लगाओ, हमारे लोगों को काम दो, जिससे हमारे लोगों को काम मिले, रोजगार मिले और हमारा अर्थ भी विकसित हो।
क्योंकि हमें पता है कि 20वीं सदी के अंत में हम देखते हैं कि लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए थे, उपनिवेशीकरण का लगभग अंत हो चुका था, और जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको क्या चाहिए, अपना विकास चाहिए, और विकास के लिए उन्होंने अपने जो देश के दरवाजे थे पश्चिमी देशों के लिए खोल दिए कि तुम अपने यहाँ उद्योग लगाओ और हमारे लोगों को भी काम दो। तो प्रत्येक देश ने अपने विदेशी व्यापार के लिए क्या खोल दिए, अपने घर के यानी कि अपने राज्य के देश के दरवाजे खोल दिए। विश्व की विभिन्न जो संस्थाएं थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हमने IMF का पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और WTO जो पहले क्या था, वो GATT था। GATT को बाद में चेंज कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी लिख लेना, इसका भी पूरा नाम हमारे सामने आ सकता है। तो ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं मुद्रा को लेकर के, व्यापार को लेकर के। तो इन्होंने हर जगह देशों का सहयोग किया है। जिस देश को कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको मदद देने की कोशिश की है, उसका व्यापार आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये भी हमारा आर्थिक प्रभाव में आता है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। हम देखते हैं कि पहले हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, सीमित संसाधन होते थे, सीमित व्यवस्थाएं होती है, हमारी चाहत भी सीमित होती थी, हमारी इच्छाएं भी सीमित होती थी। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण का युग आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से हमारी सभी की जो इच्छाएं हैं वो भी असीमित हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरह हो गई हैं, वैश्वीकरण की तरह हो गई हैं। और इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जैसे जैसे लोगों की हम देखते हैं कि कितने उपभोक्तावादी संस्कृति ने जन्म ले लिया है, इससे हम कितने उपभोक्तावादी हो गए हैं, हम नई नई चीज़ों के लिए आते हैं। पहले हम देखते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चलता था, छोटा टीवी चलता था, और बहुत बड़ा परिवार उसको एक साथ बैठ करके देख लेते थे। लेकिन धीरे धीरे कलर टीवी आया, उसको साइड में कर दिया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं आज LED आ गई, बड़ी बड़ी टीवीज आ गए हैं, वो भी हर रूम के लिए अलग हो गए। तो क्या हुआ, ये वैश्वीकरण के कारण उपभोक्तावादी जो हमारी स्थिति आ गई है, इसी के आधार पर अर्थव्यवस्था है जो हमारी बड़ी है, तेजी से इसने विकास किया है। और इसके साथ साथ विकास और समृद्धि का युग भी बढ़ा है, यानी कि किसी भी देश की जो स्थिति है वो विकास की ओर अग्रसर है। मानने को तो ये है कि बहुत सारे जो हैं ये मानते हैं कि जो वैश्वीकरण के कारण कमजोर जो राष्ट्र और ज्यादा कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं हुआ होगा, परंतु विकास और समृद्धि हर देश ने अपने प्राप्त की है। हर देश जो पहले पिछड़ा था वो विकासशील की कैटेगरी में आया, और विकासशील जो था वो विकसित की कैटेगरी में पहुंचा है। धीरे धीरे इसके समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, हर देश अपनी समृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। साथ साथ इसका दूसरा नजरिया भी हम देखते हैं कि बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्थिक रूप से विकास जो हुआ है वो उन्हीं राष्ट्रों का हुआ है जो पहले से विकसित थे, यानी कि जो पिछड़े राष्ट्र थे उनका विकास अभी नहीं हुआ, उन पर और अपनी मनमर्जी थोप दी गई। किनके द्वारा, पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा या विकसित राष्ट्रों के द्वारा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से इसके अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, तो हो सकता है बुरे प्रभाव भी पड़े हैं, मान के चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति सबको पता है, संस्कृति मीन्स अपना रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, बोल चाल, आचार व्यवहार, ये सब हम किस में लेते हैं, हमारी संस्कृति में लेते हैं। और एक जो सांस्कृतिक प्रभाव है, हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ खाना था पहले जो अलग था, विदेशों का जो खाना है अलग है, हर देश का खाना थोड़ा अलग मिलेगा। लेकिन आज क्या है, हम किसी भी देश का खाना अपने देश में प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है। हमें होटलों में हम चाइनीज़ खाना भी देख सकते हैं, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जो जहाँ जैसा खाना खाता है हमें हर जगह का खाना यहाँ मिल सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं रहन सहन, उनके रहने सहने का तरीका क्या था। पहले हमारे क्या था, संयुक्त परिवार की स्थिति थी, हमारे एकल परिवार की कंडीशन नहीं थी। लेकिन आज जो हमने देखा वेस्टर्न कल्चर के द्वारा कि हमारे यहाँ भी कैसी स्थिति आ गई है, एकल परिवार वाली स्थिति आ गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो रिश्ते थे, नाते थे, जो उनके रिश्ते नाते, उनको तो हर किसी को, चाहे वो दादी है या ताई है या चाची है या बुआ है, मौसी है, लगभग क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबको नाम दिया है, चाची है तो वो चाची है, मौसी है तो मौसी, यानी कि एक तरह से हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में बहुत अंतर है। लेकिन आज सभी देशों की संस्कृति क्या हो गई है, मिक्स हो गई है।
हमने देखा कि हमारे यहाँ जींस नहीं था पहना हुआ क्या था हमारा, कुर्ता और पजामा। हमने देखा अमेरिका ने हमें क्या दे दी, जींस दे दी पहनने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ जींस के साथ कुर्ता लगा के दे दिया, और हमने देखा कि जो जींस के साथ कुर्ता पहना जाता है, इस प्रकार भारतीय संस्कृति हो या दूसरी संस्कृतियां हो, विदेशी संस्कृति हो, सबका क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, और ये आर्थिक सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे देश पर उन्होंने प्रभाव डाला। अब हम देखते हैं क्या ये जो हमारी संस्कृति और विदेशी की संस्कृति है, उसका ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, वो उसके माध्यम क्या रहे। सबसे पहला माध्यम क्या रहा, इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ये सांस्कृतिक प्रभाव बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक साधन है, आज देखते हैं हम खाना भी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे बना सकते हैं, फ्रिज कूलर सब किससे है, इलेक्ट्रॉनिक से। इसकी क्रांति के कारण भी सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। अगला, विचारों के धारणाओं का आदान प्रदान, यानी कि एक देश के विचारक जो होते हैं दूसरे देश में जाते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, आपस में मिलना होता है, कवियों का, लेखकों का, राइटर्स का, इनका सबका मिलना होता है, और उन्हें एक दूसरे के विचार अपने एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा। तो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, हमने इसमें देखा वैश्वीकरण का अर्थ कारण, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। फटाफट इसको नोट आउट कीजिए। आगे का पॉइंट देखें। अगला जो हमारा पॉइंट है, भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें देखना है कि भारत में जो वैश्वीकरण का सूत्रपात हुआ, सबसे पहले 1991 में हुआ, और उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे, और इस पर एक आरोप लगता था, इनकी एक आलोचना होती थी कि ये जो नीति अपनाते हैं अमेरिकानुमुखी अपनाते हैं। कैसी नीति, अमेरिकानुमुखी। कैसे, क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण की जो व्यवस्था है वो कौन है उसका संरक्षक, अमेरिका। तो इस प्रकार इन पर ये लांछन लगता, इस बात को लेकर के इनकी आलोचना होती। ये चाहते थे कि भारत में भी उदारीकरण हो, निजीकरण हो, क्योंकि भारत जो है कैसी व्यवस्था में विश्वास करता था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता था, और जो कहाँ की थी, रूस की थी। उसके बाद देखो इसकी शुरुआत, नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत हो गई इसमें, और सबसे बड़ा जो योगदान था उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे, आज जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद हैं, 2 बार पहले वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो वो कौन थे, मनमोहन सिंह। श्रीमान मनमोहन सिंह थे। उस समय ये वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री। और इस आर्थिक नीति में जो अमेरिकानुमुखी आर्थिक नीति है, उदारवादी नीति है, इसकी पहल करने में सबसे ज्यादा इन्हीं का योगदान था। तो इस आधार पर उन्होंने 1991 में जो आर्थिक नीति उदारीकरण की शुरुआत कर दी, और भारत क्या है, एक वैश्वीकरण के दौर में जुड़ गया। 1992-93 में भारत के जो रुपया है उसको परिवर्तनीय बना दिया गया, यानी कि भारत के रुपए का परिवर्तन हो सकता है, जैसे घटते बढ़ते रहते हैं कि एक दिन में जैसे डॉलर की कीमत 60 रुपए होती है, कभी 65 रुपए हो जाती है, ऐसे यूरो कभी 75 रुपए पहुंच जाता है, कभी 72, यानी कि भारत के रुपए को भी परिवर्तनीय बना दिया गया। इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 1992-93 में। और जो हमारे भारत में जो वैश्वीकरण का सूत्रपात हुआ, वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई, हम एक तरह से कहते हैं 1991 में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरसिम्हा राव थे। तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे, तो ये हमें एक नंबर के क्वेश्चन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ 30 दिसंबर 1994 को, और इस पर भारत ने हस्ताक्षर करके यहां से अपनी नई शुरुआत की, वैश्वीकरण की, और भारत एक तरह से वैश्वीकरण के दौर में चला गया। उसके बाद 30 जनवरी 1995 को, ये इंपोर्टेंट है हमारे लिए, 30 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO को जो गैट था उसको WTO में बना दिया गया, और भारत इसका सदस्य बन गया। भारत इसका सदस्य बन गया। ये हमारे इंपोर्टेंट है। 3 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की
स्थापना हुई। आगे आते हैं हम भारतीय, ये तो सब हमने देखा कि वैश्वीकरण के दौर में भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव चल रहे थे, वैश्वीकरण किस प्रकार भारत में एंटर हुआ, उसके सामने साथ साथ चुनौतियां भी लेकर के आया भारत के लिए, क्योंकि भारत कैसा राष्ट्र है, एक विकासशील राष्ट्र है, और विकासशील राष्ट्र के सामने चुनौतियां आएंगी। और बहुत सारे जो वैज्ञानिक, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस वैश्वीकरण की प्रमुख चुनौतियां हैं जो ऐसे रहेंगी कि अर्थव्यवस्था की ढील से आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अर्थव्यवस्था की ढील दे दी तो हम तो अभी वैसे ही विकासशील कैटेगरी में, हमारा विकास वैसे ही नहीं हो रखा है, तो इस पर हमारा विषम प्रभाव पड़ेगा, हम अपना पूरा विकास नहीं कर पाएंगे, आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। दूसरा, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है, क्योंकि हमें पता वैश्वीकरण के कारण कोई भी देश जाके दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करेगा तो वो राष्ट्र क्या करेगा, उसको अपनी वैधता यानी कि अपनी शक्तियां कम करके उसको थोड़ा सा शक्ति देगा कि तुम अपने आर्थिक रूप से यहाँ अपना काम कर सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या हुआ, उस राष्ट्र की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार कि कैसे एक राष्ट्र जो होता है अपनी शक्तियां दूसरे राष्ट्र की कंपनीज को कुछ सौंपता है ताकि वो आर्थिक विकास कर सके, अपनी कंपनी स्थापित कर सके। अगला जो प्रभाव है, नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। जो भी नागरिक समाज संगठन है वो तीव्र बढ़ेंगे और उनके बढ़ने से राष्ट्र राज्यों के सामने यानी कि भारत के सामने भी एक चुनौती खड़ी होगी। तो ये सारी जो चुनौतियां थी बताई, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि विकासशील राष्ट्रों के लिए, वैसे ही विकसित राष्ट्रों के लिए तो नहीं, विकासशील राष्ट्रों के लिए और जो पिछड़ी राष्ट्र हैं उन सब के लिए ये वैश्वीकरण एक चुनौती है। सबसे ज्यादा हम वैश्वीकरण को कह सकते हैं, ये हमारी कोटेशन है, मुख्य स्पर्धा। स्पर्धा क्या होती है, हम सबको पता है, कंपटीशन, और वैश्वीकरण ने हमें क्या दिया है, कंपटीशन दिया है। हर देश अब कंपटीशन कर रहा है और आगे भी निकलने की कोशिश करता है। तो ये कंपटीशन जो है एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो कि किसी विषय क्षेत्र या कौशल के विवरण में विशेषज्ञता अथवा योग्यता स्थापित करता है, क्योंकि जब स्पर्धा होगी तो नई नई खोज होंगी, नए नए आविष्कार होंगे, किसी विषय को लेकर के ज़्यादा डीप गहरा जाया जाएगा और उसके आधार पर उसका कौशल विकसित होगा, और साथ में अपने विषय में, जिस भी विषय में कोई खोज करेगा उसकी विशेषज्ञता इससे मिलेगी और वह योग्य बनेगा। तो वैश्वीकरण से जो हमारे सामने स्पर्धा का युग आया है, इससे हमें ये सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है कि उससे कौशल का और उसकी विशेषज्ञता का बढ़ावा मिलेगा और उसकी योग्यता बढ़ेगी। अगला आते हैं हम लोक संस्कृति पर प्रभाव। भारत की जो लोक संस्कृति, हमें पता है कि भारतीय संस्कृति है, भारत की संस्कृति जो है गांव में बसती है, गांव है जो भारत के आत्मा कहलाते हैं। और जो लोकल किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति होती है, क्षेत्र विशेष की संस्कृति को हम क्या करते हैं, लोकल संस्कृति कहते हैं या लोक संस्कृति कहते हैं। इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है वैश्वीकरण का। देखते हैं हम पहले शादियों में कैसे अपने परिवार जो होता था अपनी लोकल संस्कृति का इस्तेमाल करता था। आज जो तड़क भड़क का युग आ गया है, जो वैश्वीकरण का युग आ गया है, उसके कारण हम देखते हैं बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह भी होने लग गई हैं। तो लोक संस्कृति जो है सबसे ज़्यादा गायब हो रही है, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। इसके आधार सबसे ज़्यादा इसी पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सामाजिक मूल्यों पर भी प्रभाव। भारतीय सामाजिक मूल्य क्या है, हमें पता है कि हमारे जो समाज है एक ऐसा समाज है जो संयुक्त परिवार में विश्वास करता है, एक दूसरे के सुख दुख में विश्वास करता है। मर्यादा है, बड़े से बात करने के लिए, छोटे से बात करने के लिए एक मर्यादा होती है, लेकिन आज जो है ये मर्यादा समाप्त हो रही है। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, परिवार के बाहर के व्यवहार के, आचार के, ये सब हमारे गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव है लोक संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर पड़ रहा है। वैश्वीकरण के परिणाम से जो संप्रभुता, आत्मनिर्भरता को प्रभावित, अब सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि इसके साथ साथ, किसके साथ, सामाजिक मूल्यों के साथ साथ वैश्वीकरण के जो परिणाम है वो हम देखते हैं। हमने देखा इसमें कि लोक संस्कृति पर प्रभाव, सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव और वैश्वीकरण के परिणाम।
अगला हमारा पॉइंट है ये चलेगा, इसमें हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से क्या क्या परिणाम पड़े, इसके अच्छे भी पड़े और इसके बुरे भी पड़े। इसकी आलोचना भी होती है तो इसकी सराहना भी होती है। सराहना तो इसलिए होती है क्योंकि पूरे विश्व को एक कर दिया गया, एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी आलोचना होती है। आलोचना इसलिए संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को प्रभावित किया है। किस प्रकार वैश्वीकरण ने संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को, क्योंकि पता है हमें जब भी कोई से देश में कोई कंपनी स्थापित होगी तो उसको कुछ ना कुछ तो सत्ता दी जाएगी, उसको स्वायत्ता दी जाएगी। और स्वायत्ता के कारण हम देखते हैं अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे तो वो क्या करने के लिए आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापार के बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत के पर शासन भी कर लिया था। क्यों किया, क्योंकि उनको धीरे धीरे वो शक्ति मिलनी शुरू हो गई। इसी प्रकार इस चीज से भी डर लगता है। परिणाम इसके वैश्वीकरण के इसी आधार पर आलोचना की जाती है कि कोई भी कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आएगी और व्यापार के साथ साथ जब वो शासन करने लग जाएगी और शासन से उस देश की संप्रभुता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। दूसरी हमारी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्मनिर्भरता हम जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने आप पर निर्भर होना, दूसरे पर निर्भर न होना, ये समाप्त होती जा रही है। क्योंकि आज सभी राष्ट्र, भारत ही नहीं विश्व के दूसरे राष्ट्र भी, चाहे हम अमेरिका को ले सकते हैं, चाहे, क्योंकि वो तो एक वर्ल्ड पावर है, वो भी आत्मनिर्भर नहीं है। हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कि हमारे पास जो चीज है वो दूसरे के पास नहीं है तो वो हमसे लेगा, और हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे राष्ट्र से मंगवाते। जैसे आज हमारे पास तेल नहीं है, तेल के भंडार हमारे बहुत कम है, तो हमें अरब कंट्रीज से तेल लेना पड़ता है, तो हम उन पर निर्भर हो गए ना। तो इसी आधार पर अमेरिका, हमारा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किससे होता है? अमेरिका से होता है। लेकिन सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनकी आत्मनिर्भरता को भी इससे वैश्वीकरण से चुनौती मिल रही है। अगला जो है विकासशील व पिछड़े देशों के लिए घातक। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वैश्वीकरण का युग है उन राष्ट्रों के लिए जो विकसित हैं उनके लिए बहुत फायदे वाली चीज है। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसी भी देश में जाकर स्थापित करेंगे, वहां से मुनाफा कमाएंगे और मुनाफा कमा के अपने देश लेके जाएंगे। लेकिन जो विकासशील है, पिछड़े राष्ट्र हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पाएगा, वो अपना स्थापित नहीं कर पाएंगे और इस कारण वो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। अगला, भारत अमेरिका का क्लाइंट स्टेट कहलाता है। ये कहा जाता है क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि भारत का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है अमेरिका से होता है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? ये अमेरिका को क्लाइंट यानी कि ग्राहक देश कहा जाता है, ग्राहक राज्य कहा जाता है। किसको? भारत को। किसका? अमेरिका का। तो ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उदारीकरण की तार्किक परिणाम, यानी कि उदारीकरण को हमने अपना तो लिया है, व्यक्तिवादी को, निजीकरण को हमने अपना तो लिया है, लेकिन इस निजीवादी में, व्यक्तिवादी कंपटीशन में जो कमजोर तबका है वो पिछड़ जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये सबसे इसका देखते हैं हम, इसकी आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि जो टैलेंटेड होता है वो तो अपना विकास कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वही मार्क्स की, कल मार्क्स वाली बात आ जाएगी कि समाज में दो वर्ग हो जाएंगे, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। क्योंकि उदारीकरण से यही स्थिति सामने आएगी कि जो इंटेलिजेंट है वो आगे बढ़ेगा और जो कमजोर है वो नीचे रहेगा। अगला, हम इसका इतनी सारी आलोचनाएं होगी लेकिन साथ साथ में इसकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, बहुत सारे हम देखते हैं इसके टारगेट भी हैं जो पूरे हुए हैं, देशों ने विकास भी किया है। तो उन उपलब्धियों को हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी, विकासशील देशों को क्या मिला? एक फील्ड मिला, एक क्षेत्र मिला अपना विकास करने का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विकासशील देश हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा बड़ी है। विकासशील देशों की क्या बड़ी है? जीवन प्रत्याशा। यानी कि जीवन आगे बढ़ा, यानी कि जो पहले मृत्यु जल्दी हो जाती थी वो कम हो गई, शिशु मृत्यु दर कम हो गई। तो विकासशील राष्ट्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव यही पड़ा है कि इनकी जीवन प्रत्याशा है जो बढ़ गई है, इनकी जीने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो गई, शिशु मृत्यु दर कम हो गया है। अगला जो इस पर प्रभाव पड़ा है दूसरा,
इसका वयस्क मताधिकार। हमें पता है वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार। दूसरा जो हमारी उपलब्धि है वैश्वीकरण की, वयस्क मताधिकार, यानी कि जो थोड़े से लोगों को मत देने का अधिकार था, अब सभी एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद मत देने का अधिकार, अपना व्यू देने का अधिकार, ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। तीसरा हमारा जो है बाल श्रम की घटना। तीसरा क्या है? बाल श्रम का घटना। क्योंकि छोटे छोटे राष्ट्रों में जो बाल श्रम है वो ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों से काम ज़्यादा लिया जाता है और इसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता। तो जब ये बाल श्रम होता है तो किसी मानव अधिकार आयोग को जब पता चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो वो इसको टारगेट बनाता है और इसको रोकने की पुरजोर कोशिश करता है। ऐसी बहुत सारी एनजीओ चलती हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं जो बाल श्रम को घटाता है, बाल श्रम को रोकता है, इसको एक अपराध बनने से रोकता है। अब अगला हमारा जो इस पर प्रभाव है स्वच्छ जल का उपलब्ध होना, यानी कि जब हम वैश्वीकरण के युग में हैं तो हम सब सचेत हैं। आज हम देखते हैं कि गंदा पानी कोई नहीं पीता, सभी घरों में फिल्टर भी रखते हैं। वैसे भी पहले जो तालाब झोड़ो इनका सबका पानी पीते थे वो आज नहीं पीते, क्योंकि सभी जागरूक हो गए हैं और सभी जागरूक होने के साथ ही स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अपने अधिकारों के प्रति सचेत, अधिकारों के प्रति भी सचेत हो गए हैं लोग कि उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। जब भी ऐसा लगता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करता है कि किसी भी मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे बहुत से इसके परिणाम है। जीवन की अधिक खुशहाल होना, क्योंकि आज जो टीवी घर में आ गए हैं इसे वैश्वीकरण के कारण तो है, मोबाइल है, हम इससे एक दूसरे से कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। अपने परिवार के एक सदस्य से दूसरी जगह बैठा, बहुत दूर बैठा है, वहाँ हम उससे कांटेक्ट बना सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी स्थिति का भी जायजा ले सकते हैं। तो इससे वो क्या होगा, उसकी टेंशन खत्म होगी और वो क्या होगा, खुशहाल जीवन जिएगा और समाज के दूसरे तबकों से भी जुड़ेगा, दूसरे लोगों से भी जुड़ेगा। इसके कारण वो क्या जिएगा, खुशहाल जिएगा। तो ये भी हमारा इसका प्रभाव है कि मनुष्य खुशहाल जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसकी उपलब्धियां हैं। हम मानते हैं इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं, साथ में इसकी बहुत अच्छाई भी है। कोई भी एक पहलू होता है जिसकी अच्छाई भी होती है तो उसकी बुराई भी होती है। तो लेकिन वैश्वीकरण की जो है अच्छाई ज़्यादा है, हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व एक तरीके से जुड़ चुका है और सभी एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते हैं। हम देखते हैं किसी देश पर कोई भी बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो दूसरा देश फटाफट उसकी सहयोग के लिए पहुंचता है। हमने 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि श्रीलंका के जो हिंद महासागर में जो जहाज थे उसमें आग लगी और भारतीय जो सेना थी, तुरंत नेवी सेना, वो तुरंत वहां पहुंचती है और उनको बचा लेती है। तो ऐसे ये सब किसके कारण हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। तो भारत पर विश्व का वैश्वीकरण का जो प्रभाव है अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन हमें अपने हिसाब से इसको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, कुछ अपनी बुक में से भी देखना है। इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें करते रहना, लगातार पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत।